हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। तो इस साल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। ये एग्ज़ाम 9:30 टू 11:30 हो चुका है। एक छोटा सा क्विक एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम का। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब इस पेपर का जो मतलब क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर यार एग्ज़ाम एनालिसिस की बात की जाए, एक छोटा सा एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बीच में इजी थे, जैसे कि ये वाला पोजीशन ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। उसके बाद एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडिया का ऑन 26 जनवरी 1950। और कुछ एक दो क्वेश्चन भारत रत्न से भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो था जिसने सबको सरप्राइज़ किया वो ये था कि आईसीसी वर्ल्ड का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। फिर दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, जैसे ये क्वेश्चन आया है। तो आउट ऑफ 100 मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यार 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अटैम्प्ट हो सकते थे। मतलब जिसको आप एक्यूरेसी से अटैम्प्ट कर सकते थे कि इसका आंसर तो यही होगा। अगर आपने 30 टू 35 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए थे तो उसके बाद तो यार वो T20 वाली गेम आ जाती है, 50-50 या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। तो 30 टू 35 जब आपने कर लिए थे तो उसके बाद तो कैलकुलेशन माइंड में आ जाती है कि मुझे और कितना अटैम्प्ट करना है ताकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो जो सेफ़ अटैम्प्ट था वो 60 टू 65, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से वो सेफ़ अटैम्प्ट था। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी थी तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। और अगर आप उस केस में ज़्यादा अटैम्प्ट करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो जो सेफ़ अटैम्प्ट था वो 65 टू 70 के आसपास था। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं कि मतलब आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो अच्छी नहीं थी। तो अगर आपको जो चीज़ें आती हैं, अगर आप वो चीज़ें गलत करोगे तो यार प्रीलिम्स क्लियर करने का तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो उस केस में आप ये कर सकते थे कि जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट थे क्वेश्चंस के, आपको वो बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि तभी आपका एक चांस हो सकता था कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते थे। तो उस केस में मेरे हिसाब से तो आपको आई थिंक 75 तक तो अटैम्प्ट करना चाहिए था, 75 टू 80। और थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट वो होंगे जिनको एग्ज़ाम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब सिर्फ 10-12 क्वेश्चन उनको आते थे और बाकी तो उनको कुछ भी नहीं पता था। तो उस केस में तो मैं आपको यही रिकमेंड करता कि आप जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते थे आपको उतने करने चाहिए थे, क्योंकि कम अटैम्प्ट करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला था। तो क्यों ना एक चांस लिया जाए और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाए। तो यार इस एग्ज़ाम को मतलब ये बिल्कुल ही, इसको आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैसा एग्ज़ाम है। आपने जितनी मर्जी प्रिपरेशन की हो, आपके मॉक टेस्ट में जितने मर्जी अच्छे मार्क्स हों, लेकिन एंड ऑफ द डे जो नर्वसनेस होती है वो इस एग्ज़ाम में होती ही होती है। चाहे वो मोस्ट सीरियस कैंडिडेट हो जिसके मॉक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, और या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो यार नर्वसनेस तो एग्ज़ाम में रहती है। और उस नर्वसनेस के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो नर्वसनेस तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो मैं इसका बोलूँगा कि टफ़, ये टफ़ से शुरू हो रहा है और ये मोर टफ़ की तरफ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो डिफ़िकल्टी लेवल तो पेपर का अच्छा खासा था। मैं पहले ही एंटिसिपेट कर रहा था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वैसा ही हुआ है इस बार। उसके बाद अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो जो सीरियस कैंडिडेट है यार, वो जो क्वेश्चन उसको आते हैं वो कभी भी वो गलत नहीं करेगा। मतलब जिसने 2-3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि जो 30 टू 35 क्वेश्चन है वो मेरे सही हो जाएं, क्योंकि ये 30 टू 35 वाले जो क्वेश्चन होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। पर अब आई थिंक एग्ज़ाम हो चुका है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो यार काफ़ी अच्छी बात है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। मैं तो ये प्रे करता हूँ जिन्होंने भी दिया सबका प्रीलिम्स क्लियर हो। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो यार इसमें कोई भी मतलब उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फील होता है यार कि मैंने एफ़र्ट डाला था, मेरा एग्ज़ाम उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर 1 हो चुका है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करें, सी सैट में। और सी सैट अभी शायद 3 घंटे बाद एग्ज़ाम होगा। तो सी सैट का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग तो सी सैट में ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके सी सेट में 60 और 66 के आप बीच में हो कहीं पे, और आपको लगता है कि मैं 66 क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में जो आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं आपको वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको चांस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका स्कोर कहीं पे 60 और 65 के बीच में अटक गया तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा कि काश यार मैंने थोड़े से और अटैम्प्ट किए होते।
तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, कैसा भी पेपर हुआ हो। इस पेपर को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आप सी सेट का एग्ज़ाम दो, और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक डिटेल्ड आंसर की मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। एक अगर रफ़ कट ऑफ प्रिडिक्शन अगर मुझे करनी हो, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है अभी, तो जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो यही कह रहे थे कि 65 to 70 के आसपास उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो मेरे हिसाब से जो यार कट ऑफ जा सकता है 95 तक, आप बोल सकते हो कि 90 to 95 के बीच में आप बोल सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी का। उसके बाद आप ओबीसी का -5 कर लो, और शेड्यूल कास्ट का -10, और एसटी का यही 11-12 आप माइनस कर सकते हो। तो जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सी सेट पे फोकस करो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टिल देन इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।